नमस्कार, जय हिंद। कैसे हैं आप सभी। दिल्ली आईएएस एकेडमी के इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। और आज के वीडियो में हम प्रीवियसली जो मेंस का पेपर हुआ था, हम उस पर वापस से एनालिसिस वीडियो लेकर के आ रहे हैं। और आज हम पेपर नंबर 6 पार्ट 1 यानी कि फ़िलॉसफी पर चर्चा करेंगे। पिछले सेगमेंट में, पिछले क्लास में हमने इंडियन हिस्ट्री के 17 क्वेश्चंस जो कि इस साल के मेंस में आए हुए थे 2025 के, उसमें हमने चर्चा करी। और आज हम उसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए पेपर नंबर 6 पार्ट 1 को चर्चा करेंगे, उस पर एनालिसिस करने का प्रयास करेंगे और देखेंगे कि किस प्रकार से इस समय पे जो आए हुए क्वेश्चन है उसको सॉल्व किए जा सकते थे, किस प्रकार बेहतर किए जा सकते थे। मैं एक बात आपको बता दूं कि जो फिलॉसफी का जो सेगमेंट है, ये वाला पेपर नंबर 6 टोटल ह्यूमैनिटीज़ का सब्जेक्ट है। कभी भी ह्यूमैनिटीज़ के सब्जेक्ट में आपको परफेक्ट आंसर लिखा नहीं जा सकता, मतलब उसमें कभी भी आपको 100% मार्क्स नहीं मिलते, ये बात तो आपको पता होगी। और कोई भी उत्तर 100% 100% सही नहीं हो सकता, क्योंकि अभी भी ऐसा माना जाता है पेपर चेकिंग के दौरान कि पूर्णतः सही प्रश्न का उत्तर लिखा जाना अभी तक बाकी है। सीधे तरीके से पूरे क्वेश्चन के पूरे आंसर नहीं मिला करते। ठीक है, तो चलिए, फिलॉसफी का इस साल का जो पेपर आया था वो काफ़ी अच्छा था, लेवल ठीक था उसका, मतलब बहुत ही कठिन नहीं था, बहुत ही सरल नहीं था, ना ही इजी, ना ही, है ना, एक प्रकार से मॉडरेट क्वेश्चन आप पेपर कह सकते हो, जिसमें कुछ फैक्चुअल क्वेश्चन भी आए हुए थे। और अधिकतर क्वेश्चन इस समय मैं कैटेगरी में अगर आप डिवाइड करना चाहो कि अधिकतर क्वेश्चन का लेवल जो था वो अच्छा था, इन द सेंस 17 क्वेश्चन में से एटलीस्ट आपके 13-14 क्वेश्चन तो बहुत ही अच्छे लेवल के थे। और एक त्रुटि है कि पता नहीं मुझे क्या है कि एक ही क्वेश्चन को 2 बार पूछा गया है, या वो किसी स्ट्रेटेजिकली उसको पूछा गया है कि दोबारा उसको अलग तरीके से पूछ दिया गया है कि एक ही क्वेश्चन को 2 बार, सत्कार्यवाद को 2 मार्क्स में 4 मार्क्स में, या गलती से है मुझे नहीं पता, बट जो भी किया उन्होंने उसको थोड़ा सा समझने का प्रयास करना चाहिए हमें, जब हम क्वेश्चन लिख रहे हो, आंसर लिख रहे हो उस समय। ठीक है, तो चलिए पहले एक एक करके क्वेश्चन देखते जाते हैं, फिर बाद में इस पे और डिस्कशन करेंगे जो बीच बीच में हमारे परेशानियां आएगी। तो यहाँ पे खंड 1 से जो पहला क्वेश्चन है 2 मार्क्स के लिए, वो है व्हाट डू यू मीन बाय सत्कार्यवाद ऑफ सांख्य। सांख्य के सत्कार्यवाद से आप क्या समझते हैं। ठीक है, अब इस क्वेश्चन में सिर्फ आपको इतना बताना है कि आपको क्या समझ में आया। तो क्या समझ में आया, सत्कार्यवाद को आपको तोड़ना है। सत्य, कार्य और वाद। सत्य यानी कि उपस्थिति, कार्य का मतलब है उसका वर्क, मतलब उसका आउटकम। तो किसी रिजल्ट का या प्रभाव का या इफेक्ट का किसी कार्य में होने का अर्थ है सत्कार्यवाद। ठीक है, इसको बहुत ही छोटे शब्दों में आपको समझाना है, क्योंकि ये सेम क्वेश्चन पूछा है 4 मार्क्स में, तो वहाँ पर आपको थोड़ा ज़्यादा इसको एक्सप्लेन करना पड़ेगा। तो इसलिए अगर आप दोनों को एक समान लिखने का प्रयास करोगे तो फिर गड़बड़ हो जाएगा, इसलिए आपको यहाँ पर बहुत ही कम शब्दों में बताना है। वैसे भी 2 मार्क्स का है तो 30 वर्ड्स में आपको बताना है, और 30 वर्ड्स में आपको सिर्फ इतना बताना है कि सांख्य का, अब यहाँ पे ऑलरेडी दे ही चुका है कि सांख्य का दर्शन है, तो फिर आपको बताने की जरूरत नहीं कि सांख्य का है। दूसरी बात, सत्कार्यवाद को तोड़ दीजिए, अलग अलग पार्ट्स में बता दीजिए अलग अलग चीज़ों का मतलब क्या होता है। मैं आपको आंसर बताने नहीं आया हूँ, आंसर आपके पास यहाँ पे अवेलेबल होगा। ठीक, बस मैं आपको ये अप्रोच लगाना चाह रहा हूँ कि आप कैसे किसी क्वेश्चन को डील कर सकते हैं, कैसे उस पर अप्रोच आपको लगाना है, हम उस पर मेनली बात करने वाले हैं। ठीक है, तो आपको इसको तोड़ना बस है। क्या बोल रहा है कि क्या समझते हैं, तो समझते जो है वही समझा दीजिए भाई, सीधी बात है। ठीक है, एक्सप्लेनेशन कहाँ से आया, कैसे आया, इसको कोई ज़रूरत नहीं आपको समझाने की। ठीक है, एकदम शॉर्ट में समझा दीजिएगा। ठीक, तो थोड़ा सा इसका डेमो तरीके से यहाँ पर आपको दिया गया है। ठीक, तो इसको आप आराम से पढ़ लीजिएगा, है ना। ये आपको पीडीएफ में तो अवेलेबल हो ही जाएगा, टेलीग्राम वगैरह में, तो फिर आपको वहाँ पे ले लीजिएगा। बीच में टेलीग्राम बंद था 3-4 दिन के नीट के जो पेपर था इस चक्कर में, बट अभी जो है वापस से चालू हो चुका है, तो आप उसको वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। बौद्ध दर्शन में क्षणिकवाद की व्याख्या कीजिए। तो ये भी 2 मार्क्स का है, वहाँ पर आपकी अप्रोच क्या होगी, सिर्फ क्षणिकवाद को बता दीजिए कि क्षणिकवाद क्या कहता है। क्षणिकवाद क्या कहता है कि क्षण क्षण में, हर क्षण या प्रति क्षण वस्तु के स्टेटस में, स्टेटस ऑफ एनीथिंग,
वस्तुओं के स्टेटस में, उसकी अवस्था में परिवर्तन होना, ये क्या है? क्षणिकवाद। क्षणिकवाद आपको अगर आपने पढ़ा होगा तो गौतम बुद्ध ने क्षणिकवाद का सिद्धांत नहीं दिया था। गौतम बुद्ध का मानना था कि ये दुनिया परिवर्तनशील है, बट उनके फॉलोअर्स ने उसको बाद में, है ना, क्षणिकवाद के रूप में परिवर्तित कर दिया। ठीक है, तो आपको सिर्फ इतना बताना है यहाँ पर कि क्षणिकवाद क्या है। कोई भी वस्तु हमेशा के लिए सत्य नहीं हो सकती, परमानेंट नहीं हो सकती, वो सारे चेंजेबल है, और हर चीज़ों का हर समय में, हर क्षण क्या हो जाना, बदल जाना, यही क्या है? क्षणिकवाद। छोटा सा क्वेश्चन है, तो इस पर बहुत एनालिसिस करने की ज़रूरत नहीं है, बस लिख दीजिए। ठीक है, एकदम शॉर्ट फॉर्म में। ठीक है, इसको आप घर में पढ़ लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं। चार्वाक दर्शन में चेतना क्या है? अगला सवाल है। बढ़िया क्वेश्चन है, हालांकि इसको बड़े क्वेश्चन में दिया जा सकता था, बट यहाँ पे छोटे क्वेश्चन में दिया, 30 वर्ड्स में आपको बताना है कि चार्वाक दर्शन में चेतना क्या है। चेतना यानी कि कॉन्शियसनेस। कॉन्शियसनेस फिलॉसफी का एक बहुत ही गहरी फिलॉसफी है, मतलब बहुत सारे लोग दर्शन को पढ़ने का प्रयास करते हैं, बस उनको यही आखिर तक समझ नहीं आता कि चेतना क्या है। आत्मा, शरीर, चेतना तीनों अलग अलग है, एक ही है, क्या है, इसके हिसाब से। बट हम उतना अभी अंदर जाकर के चर्चा नहीं करने वाले हैं, बट हम अभी ये जान लेते हैं कि चार्वाक चेतना के बारे में क्या कहता है। भारतीय फिलॉसफी में जो सारे फिलॉसफर्स हैं वो चेतना को मानते हैं कि वो आत्मा का गुण है। चेतना किसका गुण है? आत्मा। किसका गुण है? आत्मा का। यानी कि आत्मा है तो चेतना है, आत्मा नहीं होगी तो चेतना नहीं होगी। बट चार्वाक का मानना ये है, या चार्वाकों का मानना ये है कि ये तो आत्मा में मानता ही नहीं है, तो आत्मा में तो बोले कि यार चेतना जब आत्मा में नहीं होती है तो कहाँ होती है, क्योंकि ये आत्मा चेतना में तो मानता है। तो इसने कहा कि यार हमारी जो भूत तत्व हैं, भूत तत्व यानी कि हमारा शरीर, जो कि बॉडी, जो कि 4 भूत तत्वों का एक मिश्रण है ना, एक आउटकम है उसका। तो ये इसका मानना ये है कि शरीर से, जब शरीर के सारे जितने कंपोनेंट है, 4 कंपोनेंट कौन कौन से? जल, अग्नि, ठीक है, क्षिति, समीर। क्षिति, जल, पावक, गगन, समीरा आपने सुना होगा। उसमें से ये गगन को यानी कि फिर स्पेस को तो नहीं मानता, 4 भूत तत्वों को मानता है। तो जब ये आपस में मिलते हैं एक निश्चित कंपोनेंट के साथ तो बॉडी बनती है, तो इसको बोलते हैं भूत चैतन्यवाद। तो इस सिद्धांत को जो फिलॉसफी में दर्शन के इस चैप्टर में चार्वाक ने बताया, उसे बोलते हैं भूत चैतन्यवाद। यह इसी को बोलते हैं देहात्मवाद। देहात्मवाद, देहात्मवाद, इसी को क्या बोलते हैं? देहात्मवाद भी कहा जाता है। ठीक है, देहात्मवाद, देह में ही आत्मा का होना, देहात्मवाद, या शरीर आत्मवाद, शरीर में ही आत्मा का होना, या भूत चैतन्यवाद। ठीक है, ये सब एक ही नाम है, अलग अलग तरीके से। ठीक है, क्योंकि ये आत्मा को अलग नहीं मानता, आत्मा बोलता है ये बॉडी ही आत्मा है और उसी में चेतना भी है, इसलिए। ठीक, चलिए, तो ये इस प्रकार से आप इसको आराम से डील कर सकते हैं। बहुत छोटा सा क्वेश्चन है, सिंपल सा। इसके बाद ये आंसर है उसका, आप एक बार इसको ओवर रीड कर लीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन है, श्री अरविंद के दर्शन में अतिमानस का स्वरूप क्या है? अतिमानस का क्या है? अतिमानस, पहली बात तो बताइए कि अरविंद के दर्शन में अतिमानस ये एक कोर प्रिंसिपल है, कोर प्रिंसिपल ऑफ श्री चैतन्य, मतलब केंद्रीय सिद्धांत है। ठीक, और इसमें बेसिकली बात की गई है मनस यानी कि मन, और सर्वोच्च चेतना, या इसको बोलते हैं क्या बोल सकते हो, परब्रह्म बोल सकते हो, परब्रह्म वाली स्थिति। ठीक है, इनके बीच में आता है अतिमानस। अतिमानस, ठीक है, अतिमानस या अतिमानस। अब यहां पर एक और शब्द आता है अतिमानव। ठीक है, तो इसमें क्या होता है कि जब हम इस दुनिया से बंधे हुए होते हैं तो इस दुनिया के सुख दुख, अमीरी गरीबी, इन सब चीज़ों से हमको फ़र्क पड़ता है, दुख तकलीफ सब चीज़ें फ़र्क पड़ता है। बट हम अपना लेवल, या हम जब आध्यात्मिक रूप से बहुत आगे बढ़ने लगते हैं
अपने चेतना को ऊपर उठाने लगते हैं, उस कंडीशन में हम अति मानव वाले स्टेटस से पहुंच जाते हैं। जैसे हम धीरे धीरे करके योग और ध्यान आगे करें तो हम जितने भी चीज़ें हमको बंधन के रूप में मिलती है, वो प्रेम है, वो भावनाएं हैं, वो सारी हमसे छूटने लग जाती है। ठीक, तो अति मानव बन जाते हैं। और अति मानव के बाद जो स्टेटस आता है वो आता है अति मनस का। ये इक्विवेलेंट होता है एक प्रकार से परब्रह्म के या सुपर कॉन्शियसनेस के, इसको हम बोलते हैं ना सुपर कॉन्शियसनेस। तो सुपर कॉन्शियसनेस के ये करीब आ जाता है, ठीक है, अति मनस, या उसके इक्विवेलेंट हो जाता है। मतलब आप परम तत्व और आप में कोई फर्क नहीं रहता, उसको बोलते हैं अति मानस। तो छोटा क्वेश्चन है, इतना समझाने का भी आपके पास समय नहीं होगा, बस आपको ये समझाना पड़ेगा कि अति मनस क्या है और उसका स्वरूप कैसा है। तो स्वरूप कैसा है? निश्चिंत, निश्चैतन्य, मतलब निश्चिंत है, उसमें कोई डर नहीं है, कोई भय नहीं है, कोई आत्मग्लानि नहीं है, कोई प्रेम नहीं है, कोई भावना नहीं है, कुछ भी फीलिंग उसके पास नहीं है। वो अपने में एकदम यथार्थ ज्ञान की प्राप्ति का एक स्टेटस है और इसमें अपने आप को परब्रह्म से बहुत ज़्यादा नज़दीक मानने की शुरुआत है। ठीक, तो ये है आपका अति मनस। ठीक है, यहाँ पर आप थोड़ा पढ़ सकते हैं। सच्चिदानंद, जिसको मैंने बताया परब्रह्म वही सच्चिदानंद है, चेतना का उच्चतम स्वरूप, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। ठीक है, आप इसको एक रीड मार लीजिएगा आराम से, ठीक है, घर में जाकर। चलिए आगे बढ़ते हैं हमारे अगले सवाल की तरफ। ये इंग्लिश में अलग से है ना, उसको आप अलग से पढ़ लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं। प्लेटो का प्रत्ययवाद क्या है? व्हाट इज आइडलिज्म ऑफ प्लेटो? प्लेटो का प्रत्ययवाद, प्रत्ययवादी था प्लेटो, आप ये कह सकते हो। ठीक है, प्रत्ययवाद का मतलब क्या होता है? इसको बोलते हैं आइडिया। ये जो सिद्धांत है, आइडिया वाला सिद्धांत, तो क्या कहता है कि दुनिया जैसे दिख रही है वैसी है नहीं। ठीक, और जो दिख रही है वो आपके दिमाग में जो प्रत्यय शुरुआत से, प्रत्यय मतलब आइडियाज, मतलब दुनिया में जितने भी चीज़ें आपको समझ पा रहे हो, देख पा रहे हो, जान पा रहे हो, वो ऑलरेडी बाहर नहीं है, वो ऑलरेडी आपके अंदर है। और जब वो कांटेक्ट में आती है बाहर की चीज़ों के, तो वो आइडियाज़ जो है वो एक्टिव हो जाता है और आपको बताते हैं कि ये चीज़ है। जैसे आपने सेब देखा, सेब आपके दिमाग में पहली बार नहीं है, वो शुरू से है, जब से आप पैदा हुए हो। एक प्रकार से आप जैसे एक कंप्यूटर होता है उसमें ऑलरेडी सॉफ्टवेयर होता है, उसका ऑपरेटिंग सिस्टम लगभग वैसा, ये पहले से वो आपके दिमाग में है, बस आपने उसको देखा तो आपके अंदर से वो ज्ञान जाग गया। ठीक है, तो इसको बोलते हैं प्रत्ययवाद। तो यही प्रत्ययवाद को समझाया प्लेटो ने कि वास्तविक सत्य प्रत्ययों में नहीं था, ना कि भौतिक वस्तु में। यानी कि ये जो टेबल, ये जो सारी चीज़ें आपको दिख रही है वो एक्चुअल में सत्य नहीं है। सत्य क्या है? जो दिमाग में प्रत्यय है वो सत्य है। ठीक, इसके अलावा प्रत्यय शाश्वत, अपरिवर्तनशील है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो ये जो ये सारे गुण हैं प्रत्ययवाद के, वो आप यहाँ पे डाल सकते हैं। भौतिक जगत की वस्तुएं प्रत्ययों को केवल अपूर्ण प्रकृतियां हैं, वास्तविक ज्ञान इंद्रियों से नहीं बल्कि बुद्धि द्वारा प्रत्यय के ज्ञान से प्राप्त होता है। सर्वोच्च प्रत्यय ईश्वर का है जो सभी अन्य प्रत्ययों का आधार है। मतलब पूरे जितने भी आपके अंदर आइडियाज है, दिमाग में प्रत्यय है, वो सबको किसने भेजा है? ईश्वर ने। तो इस तरीके से जो अल्टीमेट प्रत्यय है या अल्टीमेट उसकी सत्य है बोल सकते हो, या ट्रुथ है, वो ईश्वर ही है। आई बात समझ में? ठीक, तो ये थोड़ा सा लीक से हटा क्वेश्चन था, ये डायरेक्टली आपके सिलेबस में तो नहीं है। तो कुछ ऐसे क्वेश्चन हर साल एक दो क्वेश्चन बाहर से पूछता है। मतलब प्लेटो है आपके उसमें सिलेबस में, बट जो हेडिंग दिया जाता है ना कि ये वाला चैप्टर से, क्योंकि एक फिलोसफर से तो उसके सैकड़ों फिलोसफी है अलग अलग तरीके से, सबके बारे में उसके विचार हैं। तो आप एक दार्शनिक के हर विचार को तो नहीं समझ सकते, हर विचार को तो नहीं जान सकते, इतना हमारे पास समय नहीं होता। ठीक, तो ऐसे क्वेश्चन को थोड़ा सा अपने प्रज्ञा शक्ति का इस्तेमाल करके आपको कंप्लीट करना पड़ेगा, याद रखिएगा। ठीक है, प्रत्ययवाद कहीं और भी है, उसको आप यहाँ पे ऐड कर सकते हैं, क्योंकि ये बहुत अलग नहीं है। जो प्रत्ययवाद बाकियों ने बताया लगभग वैसा प्रत्ययवाद प्लेटो का भी है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। मैं बहुत ज़्यादा नहीं समझा रहा, क्योंकि अगर आपको मैं एक एक शब्द की समझाने की शुरुआत कर दिया कि प्रत्ययवाद क्या है वो है, तो अपने आप में एक पूरा क्लास हो जाएगा एक ही सब्जेक्ट को लेकर के, एक ही क्वेश्चन को लेकर के। तो इसलिए हम बस वो बात कर रहे हैं जो जिस अप्रोच के साथ हम इसको डील कर सकते थे। चलिए नेक्स्ट है, ब्रह्मा की व्याख्या उपनिषदों में किस प्रकार से की गई है? हाउ ब्रह्मा इज इंटरप्रेटेड इन दी उपनिषद। तो यहाँ पर आपको बताना है कि उपनिषद में ब्रह्मा का क्या है
मतलब कैसे प्रकार से बताया गया है। आप यहाँ पे उपनिषद बोल लो या इसके जगह पर आपको वेदांत शब्द भी मिल जाएगा तो भी कोई गलत नहीं है। और वेदांत दर्शन में भी अगर आपसे पूछे कि वेदांत दर्शन है कि शंकराचार्य का अद्वैतवाद या उनका जो दर्शन था वहाँ पे अगर पूछ ले कि ब्रह्मा की व्याख्या कैसे है तो ऑलमोस्ट सेम है। ऑलमोस्ट का मतलब पूरा ही सेम आप कह सकते हो। यहाँ की चीज़ें वहाँ पेश आराम से किया जा सकता है। ठीक है, बस नाम चेंज कर देना, जो पूछा उस हिसाब से बता देना। ठीक है, तो यहाँ पर उपनिषदों की व्याख्या क्या है कि ब्रह्म को जगत का परम शाश्वत और सर्वव्यापी तत्व माना गया है। ठीक है, मतलब एक ही सत्य है दुनिया में, वो क्या है, ब्रह्म। ठीक है, यहाँ पर एक चीज़ छूटा हुआ है जिसमें आपको ऐड करना पड़ेगा। उपनिषद में ब्रह्म को नेति नेति कहा गया, ये शब्द याद रखना, ये ऐड कर लीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्या कहा गया है, नेति नेति। नेति नेति का मतलब होता है नाइदर दिस नॉर दैट, ना ही ये ना ही वो। मतलब ब्रह्म को उपनिषदों में इस तरीके से व्याख्या किया गया है कि उसकी व्याख्या नहीं की जा सकती। ब्रह्म अनिर्वचनीय है, ब्रह्म सच्चिदानंद है, ब्रह्म सारे गुणों से परे है। तो हम ब्रह्म के किसी क्वालिटी को नहीं जान सकते क्योंकि वो अनिर्वचनीय है। अपने आप को वो साकार रूप में नहीं दिखा सकता या नहीं दिखाएगा। ठीक है, तो नेति नेति का मतलब ही क्या है, ना तो ये ना तो वो। मतलब अगर आप पूछो कि ब्रह्म क्या ऐसा है तो ब्रह्म ऐसा नहीं है। क्या ब्रह्म वैसा है तो ब्रह्म वैसा नहीं है। क्या ब्रह्म का आकार इस पेन जैसा है तो बोले नहीं है। क्या ब्रह्म का आकार इस पेन जैसा नहीं है तो ये भी नहीं है। कहने का मतलब ये है कि आप ब्रह्मा को या ब्रह्म को एक्सप्लेन ही नहीं कर सकते अकॉर्डिंग टू उपनिषद। तो मेन उसका आइडिया यही है कि वो अनिर्वचनीय है। नेति नेति ये शब्द आपको ऐड करना ज़रूरी है। बाकी तो आपने पढ़ा ही होगा कि ब्रह्म निराकार, अनंत, अविनाशी, अद्वितीय, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, वो सारी। अब 7 नंबर में क्वेश्चन आ रहा है, 2 मार्क्स का ही है, तो ये आप ऐड नहीं कर पाओगे, ये एक्स्ट्रा है। ठीक है, ये इतना आपके पास जगह नहीं होगा। तो अगर आप एडजस्ट कर पाते हो 4 मार्क्स के क्वेश्चन में अगर आता तो फिर वहाँ पर मैंने इसको बता दिया, अदरवाइज ये सारे श्लोक आप वहाँ पर नहीं दे पाओगे। ठीक है, चलिए, तो ये 7 क्वेश्चन में सिर्फ आपको इनिशियल पॉइंट बता सकते हो, ज़्यादा इसमें चर्चा नहीं करेंगे। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। दर्शन सभी विषयों की जननी है, समझाइए। फिलॉसफी इज मदर ऑफ ऑल सब्जेक्ट, एक्सप्लेन इट। दर्शन एक ऐसा सब्जेक्ट है जो अपने आप में सब्जेक्ट नहीं कहा जा सकता। दर्शन वो चीज़ है जब दुनिया उत्पत्ति हुई, जब दुनिया में लोगों ने देखना, समझना, सोचना सीखा, वहीं से दर्शन की शुरुआत हो गई थी। अगर मैं किसी चीज़ को देख करके या किसी घटना को देख करके उसका सत्य, उसके पीछे का सत्य, उसके पीछे का मैकेनिज्म जानने की इच्छा रखता हूँ और उसके पीछे शोध करता हूँ, वहीं पर दर्शन शुरू हो जाता है। तो जब दुनिया में कोई भी स्ट्रीम नहीं था, ना साइंस का, मैथमेटिक्स था, बायोलॉजी था, ना ही है ना भूगोल था, ना कुछ भी था, तो भी कौन था, दर्शन था। क्योंकि हम सोच तो रहे किसी के बारे में। जैसे हमने देखा कि एक पेड़ है, तो पेड़ को हमने देखा था वो छोटा था, इस प्रकार से छोटा सा, फिर अब वो 4 साल में इतना बड़ा हो गया, फिर 10 साल में पूरा पेड़ हो गया। तो किसी ने तो देख के सोचा होगा ना पहली बार कि यार छोटा था फिर बड़ा। अगर वो सोच रहा है तो वहाँ पर दर्शन है। ठीक, जब उसने उस पर एनालिसिस किया तो उसने समझा कि ये तो साइंटिफिकली इसमें चीज़ें क्यों बढ़ रहा है, तो इसका प्रोसेस है बढ़ना। अभी साइंस का बात हो गया, तो दर्शन ने ही साइंस को क्या कर दिया, जन्म। मतलब जहाँ पर हम सोच रहे हैं वहीं पे दर्शन है। और दुनिया में कोई भी सब्जेक्ट बिना सोचे तो हो ही नहीं सकता, चाहे वो फिजिक्स हो, चाहे केमिस्ट्री हो, चाहे बायोलॉजी हो, चाहे ज्योग्राफी हो, चाहे हिस्ट्री हो, हर चीज़ के पीछे क्या है, दर्शन ही है। तो इसलिए दर्शन को हर विषय की जननी कहा जाता है। आई बात समझ में? ठीक है, तो प्राचीन काल में ज्ञान की सभी शाखाएं दर्शन का ही भाग थी। गणित, भौतिक, राजनीतिक विज्ञान, मनोविज्ञान, नैतिकता आदि विषय दर्शन से ही विकसित हुए हैं। दर्शन ज्ञान, सत्य, तर्क और अस्तित्व के मूल प्रश्नों की खोज करता है। ठीक है, विभिन्न विज्ञानों के सिद्धांतों और मान्यताओं की समीक्षा कार्य भी दर्शन करता है। इसलिए दर्शन को समस्त विज्ञान का आधार और जननी कहा गया है। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ, क्वेश्चन नंबर 9। अब यहाँ पे 4 मार्क्स से क्वेश्चन है, खंड 2 है, तो ध्यान रखिएगा। यहाँ पर आपको 60 वर्ड्स यूज़ करके बताने हैं, तो थोड़े से ज़्यादा आप लिख सकते हो। वहाँ पे 30 वर्ड्स थे, यहाँ पर आप 60 वर्ड्स में लिख सकते हो। पहला क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, या अच्छा तो है लेकिन बहुत बेसिक क्वेश्चन है कि धर्म और दर्शन के संबंध की व्याख्या करना है। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है और बेसिक क्वेश्चन है। ठीक है, यहाँ पर आप डायरेक्टली आंसर देख लीजिए
धर्म और दर्शन का संबंध, धर्म और दर्शन दोनों मानव जीवन के सत्य, अस्तित्व और परम लक्ष्य की खोज करता है। धर्म का भी काम वही है जो कि दर्शन का है, ठीक है, सत्य, अस्तित्व तथा परम लक्ष्य की खोज करना, ठीक। धर्म मुख्यतः आस्था, श्रद्धा और उपासना, नैतिक आचरण, इन सब पर बेस्ड होता है। किस किस पर? आस्था, श्रद्धा, उपासना और नैतिक दर्शन, नैतिक आचरण पर बेस्ड होता है। ये नैतिकता, ये सारी चीजें हमको कौन सिखाता है? दर्शन, है ना, सॉरी धर्म। बट दर्शन क्या करता है? तर्क, विवेक और चिंतन के माध्यम से सत्य की खोज करता है, ठीक है। हम खोज करते हैं जब धर्म के हिसाब से, तो हमारा बेस ये हो जाता है, ये श्रद्धा, ये हमारा विश्वास, ये सब। बट जब हम दर्शन की बात करते हैं तो तर्क, विवेक और चिंतन, है ना, यानी कि किसी चीज के बारे में सिर्फ सुन करके मान लेना नहीं या देख करके मान, बट उसको प्रैक्टिकली हम क्या करें? इम्प्लीमेंट करें और रिजल्ट देखें कि क्या होता है। इस हिसाब से हम समझ सकते हैं कि दोनों का संबंध आपस में कैसा है। एक प्रकार से एक ही पहलू, एक ही सिक्के के दो पहलू हैं, बट दोनों अलग अलग तरीके से काम करते हैं और इनका उद्देश्य क्या है? सत्य, अस्तित्व और परम लक्ष्य की खोज करना। धर्म जिन सिद्धांतों और मान्यताओं को स्वीकार करता है, दर्शन उनका तार्किक परीक्षण एवं व्याख्या करता है। भारतीय परंपरा में दोनों एक दूसरे के पूरक माने गए हैं, ठीक है। तो ये इस तरीके से आप 4 मार्क्स का क्वेश्चन है, आराम से इसको। अच्छा, एक चीज समझिएगा, जब आप लिख रहे होते हैं आंसर, खासकर पैराग्राफ में, तो इस प्रकार के आपको बॉडी को फॉलो करना है कि आपने शुरुआत करा, बिल्कुल थोड़ा सा स्पेस छोड़ करके, जहाँ पे थोड़ा ज़्यादा छूटा हुआ है आपको थोड़ा कम छोड़ना है, ठीक है। और इसके बाद जहाँ पे आपने स्पेस छोड़ा है, सेकंड पैराग्राफ भी आप वहाँ से छोड़ो। एक बड़ा पैराग्राफ लिखोगे उससे बेहतर है कि आप 2 छोटे छोटे पैराग्राफ में लिखो, ज़्यादा बेहतर आपको मार्किंग होगी, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10 में। भारतीय दर्शन में वेद का क्या महत्व है? व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ वेदा इन इंडियन फिलॉसफी? इंडियन फिलॉसफी का तो आधार ही क्या है? वेद है। मतलब वेद नहीं होते तो इंडियन फिलॉसफी में कुछ होता ही नहीं, ठीक है। मतलब फिलॉसफी नाम की चीज ही नहीं होती। वेद, ब्राह्मण, आरण्यक एंड उपनिषद, ये सारे वेदों के सीधे पार्ट माने जाते हैं, ठीक है। अलग अलग चीजें हैं, वेद सबकी माता है। इसकी व्याख्या ब्रह्मांड, आरण्यक, उपनिषद में है। बट उपनिषद जो है वेदों को क्या देता है? दार्शनिकता प्रदान करता है। तो क्वेश्चन पूछा भी हुआ है ऑलरेडी कि उपनिषद क्या है, तो उपनिषद वेदों का दार्शनिक स्वरूप है। तो वेदों को दार्शनिक स्वरूप दिया किसने? उपनिषदों ने, ठीक है। भारतीय दर्शन पूर्णतः किस पर आधारित है? पूर्णतः नहीं बोल सकते, बट 90%, क्योंकि जैसे अगर आप षड दर्शन बोलोगे, मेनली भारत में कितने दर्शन है? भारतीय दर्शन 9। कौन कौन से? एक तो षड दर्शन हो गए 6, और ऊपर से इसके बाद फिर चारवाक 7वां, बौद्ध धर्म और जैनिज्म कितने हो गए? 9। तो 9 दर्शन में से जो 6 दर्शन है वो टोटल किस पे बेस्ड है? वेदों पर। और खास बात, जो वैदिक धर्म के अगेंस्ट आए, बुद्धिज्म और जैनिज्म, उनके भी अधिकतर सिद्धांत वेदों से ही उठाए गए हैं, उपनिषद से, सांख्य से, वगैरह वगैरह से, जो कि वेदों का ही पार्ट है। आई बात समझ में? ठीक। तो जनरली अगर आप देखोगे तो वेद सारे दर्शन का एक बॉडी या सार के रूप में आपको दिखेगा। बाकी तो यहाँ पर आप पढ़ सकते हैं, ठीक है। वेद में धर्म, कर्म, ज्ञान, आत्मा, ब्रह्म तथा मोक्ष जैसे दार्शनिक विषयों का प्रतिपादन मिलता है। विशेषतः उपनिषदों में वेदों का दार्शनिक पक्ष विकसित होकर के ब्रह्म और आत्मा की गहन व्याख्या करता है। वेद भारतीय संस्कृति, नैतिकता और आध्यात्मिक चिंतन के प्रमुख स्रोत हैं, इसलिए भारतीय दर्शन में उनका सर्वोच्च स्थान माना जाता है, ठीक है। चलिए, तो ये भी छोटा ही क्वेश्चन था, तो इसलिए हम इस पे बहुत चर्चा तो नहीं कर पाएंगे, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। अद्वैत वेदांत से क्वेश्चन आता है। अद्वैत वेदांत पढ़िएगा ध्यान से। अद्वैत वेदांत में तत्वमसि का क्या अर्थ है? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन उठाया गया है। तत्वमसि का अर्थ, मीनिंग ऑफ तत्वमसि। तत्व का मतलब होता है, तत्व का मतलब होता है सुप्रीम एलिमेंट, सुप्रीम एलिमेंट,
यानी कि परम तत्व, परम तत्व। और असी का मतलब हो, तुम ही हो, क्या हो, परम तत्व हो। यानी कि इसमें बेसिकली अद्वैत वेदांत यानी कि शंकराचार्य का जो वेदांत है उसमें बताया गया है कि हम हमारे अंदर जो आत्मा विद्यमान है वो परमात्मा यानी कि परब्रह्म का ही एक अंश है। तो जो परम अंश है, परम ब्रह्म है, वही हम हैं डायरेक्टली, ठीक। बट हम इस दुनिया में अविद्या में फंस जाते हैं, इस दुनिया की अविद्या में, और अविद्या में फंस करके हमारे साथ हम जो अपना सत्य है उसको भूल जाते हैं, और इसलिए हम अपने आप को परब्रह्म से अलग समझने लगते हैं। इसलिए दुनिया में भटकते रहते हैं और पाप करते हैं, गलत चीज़ें करते हैं, वो नहीं करते जो हमको करना चाहिए। और जब हमको ज्ञान होता है इस चीज़ का तो हम फिर उसके खोज में लग जाते हैं, और फिर उसके बाद है ना, जब पता चलता है हमको कि हम और कोई नहीं ब्रह्म के अंश है, तो फिर ज्ञान प्राप्ति के बाद हम कहते हैं तत्वमसि, वही तुम हो। ये गुरु हमको देता है कि तत्वमसि मतलब तुम ही हो, कौन, परब्रह्म। तो परब्रह्म से जुड़ा हुआ ये कॉन्सेप्ट है, ठीक है। आंसर देख लीजिए एक बार, इसको पढ़ लीजिएगा, ठीक है। तत्वमसि अद्वैत वेदांत का एक महत्वपूर्ण महावाक्य है जिसका उल्लेख छंदोग्य उपनिषद में मिलता है। इसका शाब्दिक अर्थ है तुम वही हो। यहाँ तत् से तात्पर्य परब्रह्म या परम तत्व से है ना। आदि शंकराचार्य के अनुसार जीव और ब्रह्मा में कोई वास्तविक भेद नहीं है, दोनों एक ही परम सत्ता के विभिन्न प्रतीत होने वाले रूप हैं। अज्ञान या अविद्या के कारण मनुष्य स्वयं को ब्रह्म से अलग मानता है। जब ज्ञान की प्राप्ति होती है तब उसे आत्मा और ब्रह्म की एकता का बोध होता है, और इस प्रकार तत्वमसि आत्म साक्षात्कार और मोक्ष का आधारभूत सिद्धांत है, ठीक। तो ये हो गया आपका परफेक्ट आंसर, है ना। परफेक्ट तो नहीं, बट आपके लिए एक गाइडलाइंस के गाइड की तरह। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12 क्या बोल रहा है, ध्यान से पढ़िएगा। सांख्य दर्शन में सत्कार्यवाद की व्याख्या कीजिए। एक्सप्लेन सत्कार्यवाद इन सांख्य फिलॉसफी। अगेन वही क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट वाला 2 नंबर का। वहां पर सिर्फ बताना था कि उसका मतलब क्या है, यहाँ पर आपको टोटल एक्सप्लेन करना है। 4 मार्क्स का क्वेश्चन है, बस आप यहाँ पे एक्सप्लेन कर दीजिए कि कहाँ से आया। तो खैर ये बताना नहीं पड़ेगा क्योंकि सांख्य तो दिया गया है। आप आगे बता दीजिए कि ये कार्य कारण सिद्धांत पर आधारित होता है। कार्य कारण, कॉजेशन थ्योरी बोलते हैं इसको। कार्य कारण सिद्धांत या कॉजेशन थ्योरी पर बेस्ड होता है ना। और इसमें ये बताया जाता है कि दुनिया में कोई भी चीज़ उपस्थित है या कोई भी घटना घट रही है, उसके पीछे क्या है, कॉज, कारण। बिना किसी कारण के कॉज उपस्थित नहीं हो सकता। ये कारणता का सिद्धांत है। और सत्कार्यवाद क्या कहता है कि दुनिया में कोई भी चीज़ जो दुनिया में है वो ऑलरेडी प्रेजेंट है, नवीनता पॉसिबल नहीं है, नई चीज़ें पॉसिबल नहीं है। जैसे एक रेत से तेल निकालना पॉसिबल इसलिए नहीं है क्योंकि रेत में तेल होता ही नहीं। तो आप जो चीज़ जहाँ नहीं है वहाँ से उसको ला नहीं सकते, और जो चीज़ जहाँ पर है वहीं से वो चीज़ ला सकते। यानी कि जैसे एक नारियल है, नारियल, तो नारियल से तेल निकाला जा सकता है क्योंकि तेल ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है नारियल में। यही है सत्कार्यवाद, यही क्या है, सत्कार्यवाद, ठीक। बट यहाँ पर अगर मैं कहूँ कि रेत से तेल निकालो, तो यहाँ पर सत्कार्यवाद क्या बोलेगा कि तेल निकलना पॉसिबल ही नहीं है क्योंकि रेत में तेल उपस्थित ही नहीं होता। तो जो चीज़ जहाँ पर उपस्थित नहीं है आप उसको वहाँ से नहीं ला सकते किसी भी तरीके से। यानी कि दुनिया में जैसे अगर इंसान है दुनिया में, तो इंसान कहीं ना कहीं दुनिया में किसी भी रूप में उपस्थित है, इसलिए दुनिया में आ जाता है। अगर वो उपस्थित नहीं होता तो नहीं आता। यानी कि दुनिया में कुछ चीज़ें, कोई भी चीज़ नई नहीं है, सारी की सारी चीज़ें दुनिया में ऑलरेडी अवेलेबल है। आने वाले समय में जो चीज़ दुनिया में बनेगी या जो दुनिया में अवेलेबल होगी वो भी आज के डेट में अवेलेबल है, बस उसको लाने का तरीका आपको ढूंढना पड़ेगा। ये क्या है, सत्कार्यवाद। तो इसको एक्सप्लेन कर दीजिए शॉर्ट तरीके से, आप इसको पढ़ लीजिएगा, ठीक है, ठीक। सांख्य दर्शन का मानना है कि असत से सत्य की उत्पत्ति नहीं हो सकती। जैसे दूध से दही बनती है तो दही का संभावना पहले से दूध में मौजूद थी। इस प्रकार सत्कार्यवाद कारण और कार्य की अभिन्नता तथा प्रकृति की निरंतरता को स्थापित करता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। जॉन लॉक से क्वेश्चन आया वेस्टर्न फिलॉसफी से। वेस्टर्न फिलॉसफी से कम ही क्वेश्चन आता है, बट हाँ इस समय जो क्वेश्चन आए हैं थोड़े से लीक से हटकर है, एकदम बुकिश क्वेश्चन नहीं आए हैं, थोड़े अच्छे क्वेश्चन दिया गए हैं।
तो जॉन लॉक के प्राथमिक और द्वितीयक गुण में भेद बताइए। डिफरेंशिएट बिटवीन प्राइमरी एंड सेकेंडरी क्वालिटीज ऑफ जॉन लॉक। अब ये जॉन लॉक का जो प्राथमिक और द्वितीयक ये है विशेषताएं किसी चीज़ को लेकर के, वो बेसिकली मैं थोड़ा आपको यहाँ से बता देता हूँ डायरेक्टली कि जॉन लॉक क्या बोलते हैं। अनुसार गुण किसी वस्तु की वह शक्ति होती है जो हमारे मस्तिष्क में कोई विचार पैदा करती है। उन्होंने गुण को दो मुख्य भागों में बांटा है। कितने भाग में? दो, प्राइमरी और सेकेंडरी। वही क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। अब जो प्राथमिक गुण होता है वो क्या होता है? ये ऐसे गुण होगा किसी वस्तु का जो मतलब उसका प्राथमिक है। प्राथमिक कहने का मतलब वो उसके बिना उसकी एग्जिस्टेंस ही नहीं हो सकती और वो हमेशा उस पर प्रेजेंट होगा, उस पर आप उसको निकाल नहीं सकते। जैसे कोयला है, कोयला का कालापन, तो कालापन को आप निकाल सकते हो क्या? नहीं निकाल सकते, ठीक है। तो वो कालिक तो छोड़ेगा ही छोड़ेगा, ठीक। वैसे ही इसको ऐसी क्वालिटी जिससे उसको आप अलग नहीं कर सकते। जैसे सेब की मिठास, तो सेब की मिठास को अलग नहीं किया जा सकता, है ना। ये सभी व्यक्तियों के लिए समान होंगे, चाहे जैसी भी काल परिस्थिति में हो वो आपके लिए समान होंगे, ठीक है। इंद्रियों पर निर्भरता नहीं होती इनकी। उदाहरण आकार, विस्तार, आकृति, संख्या, गति इत्यादि। वहीं जो द्वितीय गुण होते हैं बेसिकली ऐसे गुण होंगे जो देखने वाले पर डिपेंड करेगा कि वो कैसे देख रहा है। जैसे अगर मान लीजिए कोई सेब है, सेब का आकार तो वही रहेगा, लेकिन अगर आप उसको अंधेरे में देखते हैं तो आपको वो दिखेगा नहीं, वो हो सकता है काला दिखे आपको, किसी काली चीज़ की तरह। या अगर रोशनी चेंज हो जाए या आपकी आंखों में डिफेक्ट हो तो हो सकता है आपको अलग दिखे। तो ऐसी चीज़ जो देखने वाले पे डिपेंड करती है वो होगा उसका द्वितीय गुण, और ऐसी क्वालिटी जो देखने वालों पे नहीं बल्कि उसके खुद पे डिपेंड करती है, वो चेंज नहीं हो सकती, चाहे देखने वाला कोई भी हो, उसकी क्वालिटी वैसी होगी, तो वो क्या होगा? प्राइमरी गुण, ठीक है। तो ये दो बेसिक डिफरेंस है और कुछ नहीं। छोटा क्वेश्चन है तो इसमें दिक्कत वाली बात नहीं है ना। मैंने थोड़ा एग्जाम्पल गलत दे दिया था, रंग वाला, ठीक है, गंध वाला इसमें आएगा, गंध वाला सॉरी स्वाद वाला इसमें आएगा, इसमें नहीं आएगा, ठीक है। वो स्वाद डिपेंड करता है चखने वाले पे, है ना। चलिए एक बार उसको पढ़ लीजिएगा, क्वेश्चन का आंसर आपको मिल जाएगा। अब आते हैं सेक्शन 3 में, जहां पर आपको सीधे 8 मार्क्स से क्वेश्चन पूछा जाएगा, है ना। देखते हैं खंड 3 100 शब्द वाले क्वेश्चन है 8 मार्क्स के। पहला क्वेश्चन है, वर्तमान संदर्भ में स्वामी विवेकानंद का सार्वभौम धर्म कहां तक प्रासंगिक है? अपने तर्क दीजिए। तो अब ये क्वेश्चन का क्राइटेरिया क्या होना चाहिए? सीधी बात है, पहले तो आपको बताना पड़ेगा कि स्वामी विवेकानंद का सार्वभौम धर्म क्या है। ये पहले आप एक्सप्लेन करोगे, सार्वभौम धर्म क्या है। एक्सप्लेन कर दिया, कितने लाइन में? 3 लाइन में, लगभग 3 लाइन में, 3 से 4 लाइन में, ठीक है। एक पैराग्राफ ये हो गया। अब कहाँ तक प्रासंगिक है ये आपको बताना है अलग से। अब इसको आप पॉइंट्स बता दीजिए तो ज़्यादा बेहतर है, अलग अलग पॉइंट्स में, क्योंकि अलग अलग क्षेत्रों में बताना पड़ेगा कि समाज में परिस्थितियों के हिसाब से, व्यक्तिगत गुण में, या देश, अलग अलग देश के हिसाब से, तो अलग तरीके से इसको एक्सप्लेन कर, तो यहाँ पे पॉइंट्स आ जाएंगे। तो पहले पैराग्राफ में आप बताइए सार्वभौम दर्शन क्या है, धर्म, और दूसरा ये कहाँ तक प्रासंगिक है आज के डेट में, ठीक है। तो अगर आप इसको क्वेश्चन के रूप में देखते हैं, आंसर के रूप में, तो आपको इस प्रकार से मिलेगा। तो ये है इसका आंसर। जैसे स्वामी विवेकानंद के अनुसार सार्वभौम धर्म ऐसा धर्म है जहाँ पर किसी एक संप्रदाय, जाति, राष्ट्र या पंथ तक सीमित ना होकर के समस्त मानवता को जोड़ता है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। ये सारी चीज़ें आपने फर्स्ट में बता दी क्या उनके बारे में। और दूसरा क्या होगा, वर्तमान संदर्भ में स्वामी विवेकानंद का सार्वभौम धर्म की प्रासंगिकता क्या है। तो धार्मिक सहिष्णुता को बढ़ावा देने के लिए, सांप्रदायिकता एवं कट्टरता को कम करने के लिए, विश्व शांति की स्थापना के लिए, वैश्वीकरण के युग में उपयोगी, मानवतावादी दृष्टिकोण का विकास के लिए, और सामाजिक एकता को सुदृढ़ करने के लिए। ये आपने बता दिया, ठीक। और निष्कर्ष अगर दे पाए तो बेस्ट है, क्योंकि निष्कर्ष इसमें डिमांड कर रहा है, ठीक है। तो अगर आप दे पाए तो बेहतर है ना। 1 से 2 लाइन में आप इसको निकाल सकते हैं निष्कर्ष के लिए, ठीक है। तो ये इस प्रकार का आपका आंसर का फॉर्मेट रहेगा, ठीक है। अगेन मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे मैं आपसे आंसर डिस्कस नहीं करने आया हूँ, हम क्वेश्चन का अप्रोच डिस्कस करने आए हैं, ठीक है। चलिए, ये थोड़ा सा फिर से लीक से हटकर क्वेश्चन है जो जनरली पूछा नहीं गया है, थोड़ा सा अच्छा लेवल का क्वेश्चन बोल सकते हो, अंदर जाकर क्वेश्चन पूछा है। कांट की देश काल की अवधारणा को स्पष्ट कीजिए। यहाँ पर देश का मतलब होता है स्पेस, जगह, स्थान,
ठीक है, और काल का मतलब तो टाइम है। ठीक, तो बेसिकली यहाँ पर आपको बताना है कि ये देश और काल के संबंध में क्या बोल रहे हैं। तो एक बार थोड़ा आंसर पढ़ लेते हैं। इमैनुअल कांट के अनुसार देश और काल बाहरी जगत की वस्तुगत वास्तविकता नहीं है, बल्कि मानव मन की पूर्वानुभाविक अंतःप्रज्ञा के रूप में है, जिसके माध्यम से ही हम वस्तुओं का अनुभव करते हैं। इसका मतलब बेसिकली दुनिया में जो चीज़ दिख रही है वो वैसी नहीं है, वो तो हमारे अंदर अप्रायोरी बोलते हैं ना इसको, अप्रायोरी यानी कि पूर्वभाषिक या पहले से उपस्थित चीज़ें हैं, जिसके आधार पे हम कंपैटिबिलिटी स्थापित करते हैं दुनिया के साथ और हम समझने का प्रयास करते हैं। जैसे हम कहाँ हैं, किस परिस्थिति में हैं, यह हमको चेतना से ज्ञान होता है। जैसे अगर आप घर में बैठ के अगर वीडियो देख रहे हो भी, तो वहाँ पर आपको पता चल रहा होगा कि हम कहाँ पर बैठे हैं और किस सिचुएशन में बात कर रहे हैं, इसका आपको भान है। और ये भान या ये ज्ञान कहाँ से है, ये आपको ए प्रायोरी है, यानी कि पूर्वानुभाविक है, पहले से है। ठीक है, आपके दिमाग में प्रीवियसली सॉफ्टवेयर अपलोड है। और दूसरा, समय का आपको ध्यान है, सुबह देख रहे हो, शाम को देख रहे हो, किस समय से कितने समय से देख रहे हो, ये आपको भान हो जाता है। कभी कभी नहीं होता, बट जनरली होता रहता है। ठीक है, बस वही आपको यहाँ बताना है कि देश बाह्य अनुभव का रूप है, जिसके माध्यम से हम वस्तुओं को एक दूसरे से पृथक व किसी स्थान विस्तृत पर देखते हैं। काल आंतरिक अनुभव का रूप है, जिसके माध्यम से हम घटनाओं के क्रम, परिवर्तन और अवधि का ज्ञान प्राप्त करते हैं। देश और काल अनुभव से प्राप्त नहीं होते, बल्कि अनुभव को संभव बनाने की पूर्व शर्त है। ये वस्तुओं के गुण नहीं, बल्कि मानव चेतना की संरचना है। इसलिए हम वस्तुओं को वैसा नहीं जानते जैसे वे स्वयं में है ना। इसको क्या बोलते हैं, इसको न्यूमेना बोलते हैं, बल्कि वैसा जानते हैं जैसा कि देश और काल के माध्यम से हमको दिखाई देते हैं, इसको फिनोमेना बोलते हैं। ठीक है, तो बेसिकली ये क्वेश्चन थोड़ा सा डिफिकल्ट रहा होगा जिसने भी इस आंसर को बनाया, तो इसका एप्रोप्रिएट आंसर आप देखो, लगभग ऐसा आपका आंसर बनेगा। ठीक है, चलिए निष्कर्ष आप दे सकते हैं तो बेस्ट है। आगे अगला क्वेश्चन नंबर 16। अशुभ की समस्या ईश्वर के अस्तित्व के लिए एक चुनौती है। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। द प्रॉब्लम ऑफ एविल इज चैलेंज फॉर द एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड, एक्सप्लेन। अब ये चैलेंज बेसिकली उनके लिए है या उन विचारों के लिए है जिन्होंने ईश्वर को इस प्रकार से एक्सप्लेन किया है कि वो सब जानते हैं, ईश्वर को, दुनिया को ईश्वर ने बनाया है, सुख दुख अमीरी गरीबी सब ईश्वर का है। तो इसके लिए बड़ा एक चैलेंज है कि जो एविल है वो क्यों है, एग्जिस्टेंस उसका क्यों है। तो यहाँ पर आपको बताना है कि एविल क्या है, यानी कि अशुभ की समस्या क्या है। 2 चैलेंज बताइए, देन बताइए जो क्वेश्चन पूछा है कि कैसे चुनौती है। तो जैसे अगर ईश्वर ने इस दुनिया को बनाया है और ईश्वर सबके लिए भला ही चाहता है, तो फिर वो बुराई क्यों करता है। जैसे 2 प्रकार के बताए, इसमें आपको बताना पड़ेगा, एक तो नैतिक अशुभ और एक प्राकृतिक अशुभ। नैतिक अशुभ का मतलब एक व्यक्ति जब किसी दूसरे व्यक्ति के लिए अशुभ बन जाए, अशुभ का मतलब उसके लिए बुरा हो जाए, किसी का रेप हो गया, किसी का मर्डर हो गया, किसी को किसी ने चीट कर दिया, धोखा दे दिया, उसका दिल तोड़ दिया, या जो भी ऐसी परिस्थितियाँ जो एक पर्टिकुलर व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति को पहुँचता है, वो है। ठीक, ये है। दूसरा है प्राकृतिक अशुभ। तो अगर अच्छा चलो, मानवीय अशुभ तो एक बार मान भी लिया कि मानव का ये कृत्य है, तो मानव से भगवान क्या करे, उनको तो बुद्धि दिया गया है। बट प्राकृतिक अशुभ का क्या करे, जैसे भूकंप हो गया, ज्वालामुखी फट गया, या फिर कभी बाढ़ आ गया, या उल्का पिंड की बारिश हो गई, बहुत लोग मारे गए, तो ये तो भगवान का है या भगवान को मानने वाले। तो फिर भगवान ऐसा क्यों कर रहा है। तो यही सबको आपको एक्सप्लेन करना है कि क्यों ये चैलेंज कर रहा है ईश्वर के एग्जिस्टेंस को, कि अगर अशुभ है तो क्यों है। तो या तो ईश्वर ने अशुभ को बनाया है, तो ईश्वर ने अगर अशुभ को बनाया तो क्यों बनाया है, क्यों उसको ज़रूरी था बनाना। अगर ईश्वर हमारा भला चाहता है तो हमारा बुरा क्यों करता है, किसी की मृत्यु जो है वो बहुत कम समय में क्यों हो जाती है। तो ये सारी चीज़ें को चैलेंज करता है ना, अशुभ की समस्या। ठीक है, तो इसी को आपको अच्छे शब्दों के साथ एक्सप्लेन करना था, तो एक बार आप इसको पढ़ करके आइडिया ले सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। क्वेश्चन नंबर 17, जिसमें आपको 2 क्वेश्चन को डील करना है, मतलब हमको एक 2 क्वेश्चन डील करना है, आपको तो पेपर में एक ही क्वेश्चन है। संदेह डेकार्त के दर्शन का प्रारंभिक बिंदु है, निष्कर्ष नहीं। इस कथन की व्याख्या करें। स्केप्टिज्म इज द स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ डेकार्ट्स फिलॉसफी, नॉट इट्स कंक्लूजन। अब यहाँ पर एक क्वेश्चन
बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, इसको आप सेकंड वाला बाद में देखेंगे, पहले ही देखते हैं संदेहकर्ता वाला क्वेश्चन। ठीक है, इस कथन की व्याख्या करना है आपको। अब डेकार्ट को सत्य की खोज करनी थी, सत्य को जानना था, सत्य परम सत्य तक पहुंचना था, तो उन्होंने एक मेथड डेवलप करा, उसी को बोलते हैं मेथड ऑफ डाउटिंग। अब इसमें क्या करना है आपको कि आपको हर चीज पे डाउट करना है कि ये पेन है तो पेन क्यों है, कहाँ से आया, कैसे आया। ठीक है, ईश्वर है तो ईश्वर पे डाउट कर दिए। जो भी ज्ञान आपको मिल रहा है बाहर से, सब पर डाउट करते जाओ। ठीक है, तब तक डाउट करो जब तक आपका डाउट खत्म ना हो जाए। जब डाउट खत्म हो जाएगा तो आखिर में एक चीज बचेगा जिस पे अब भी आप डाउट कर सकते हो, वो है आपका सेल्फ, खुद पर। तो जब आप खुद पे डाउट करोगे तो आपको ये चीज समझ आएगी कि यार मैं जो खुद पे डाउट कर रहा हूं, तो एक कंक्लूजन भी निकलेगा कि अगर मैं डाउट कर लिया खुद पर, तो कंक्लूजन या तो निकलेगा कि मेरा अस्तित्व है या मेरा अस्तित्व नहीं है। दो ही चीज निकल सकता है। अगर मेरा अस्तित्व है तो सवाल ही पैदा नहीं होता कि मैं डाउट में हूं, मुझे तो आपका आंसर मिल गया। बट अगर मुझे ये पता चलता है कि मेरा अस्तित्व नहीं है, इन द सेंस, मतलब एक सेंस में अगर बात करें कि अगर मुझे ये लगता है डाउट करते करते कि मेरा अस्तित्व नहीं है, तो इस कंक्लूजन पर भी कोई तो पहुंचा होगा कि मेरा अस्तित्व नहीं है, और जो उस कंक्लूजन पे पहुंचा है वही क्या है, तो वही मैं है। इसी को बोलते हैं कॉजिटो अर्गो सम। ठीक है, यही है। और इसलिए यहाँ से संदेह करके ज्ञान की शुरुआत हो रही है, ना कि ज्ञान खत्म हो रहा है। ये स्केप्टिज्म का के जैसा नहीं है, याद रखिएगा। स्केप्टिज्म एक ऐसा सिद्धांत है, संदेहवाद बोलते हैं जिसको। संदेहवाद क्या बोलता है कि दुनिया में हर चीज पर डाउट करो और इसके बाद भी आपको परफेक्ट आंसर कभी मिल ही नहीं सकता। ये संदेहवाद है, अंततः ज्ञान नहीं मिलेगा, संदेहवाद का कहना है। बट डेकार्ट का कहना है कि संदेह करोगे तो आखिर में ज्ञान मिल ही जाएगा। किसका ज्ञान? खुद का। सेल्फ रियलाइजेशन हो जाएगा आपको। तो इसलिए ये अलग है। तो यहाँ पर आपको किस प्रकार से आगे बढ़ना है, ठीक है, तो मैं आपको यहाँ पर एक डेमो के हिसाब से बता देता हूँ। पहले आपको एक प्रस्तावना देना है कि इसमें क्या माने जाते हैं वो सारी चीज़ें, कैसे कैसे है। इसके बाद संदेह पद्धति का स्वरूप कैसा होता है, उसमें क्या करना है क्या नहीं करना है, वो सारी चीज़ें। ये स्केप्टिज्म से कैसे डिफरेंट है ये आपको बताना है। और उसके बाद फिर आपको बताना है कि एक प्रकार संदेह पद्धति का आपको स्वरूप बताना है कि उसमें क्या है। फिर संदेह से सत्य की प्राप्ति कैसे की जाए, जैसा मैं आपको एक्सप्लेन किया वो आपको एक्सप्लेन करना है। यहाँ पर आपको कॉजिटो अर्गो सम को समझाना है। फिर आपको बताना है कि संदेहवाद और डेकार्ट के बीच में क्या फ़र्क है। जो संदेहवादी दार्शनिक है तो डेकार्ट के संदेहवाद में क्या फ़र्क है आपको ये बताना है। और अंततः निष्कर्ष होगा ये इस तरीके से, ठीक है, निष्कर्ष। अतः डेकार्ट के दर्शन में संदेह कोई अंतिम निष्कर्ष नहीं है, बल्कि सत्य तक पहुंचने की एक विधि है। उन्होंने संदेह का उपयोग ज्ञान को नष्ट करने के लिए नहीं, बल्कि उससे दृढ़ और निर्विवादित आधार प्रदान करने के लिए किया। इसलिए कहा जाता है कि संदेह डेकार्ट के दर्शन का प्रारंभिक बिंदु है, निष्कर्ष नहीं है। आई बात समझ में? ठीक, चलिए, तो ये प्यारा सा क्वेश्चन है और मैंने क्लास में कहा भी था पढ़ाते समय पर कि ये आएगा तो 15 मार्क्स में ही आएगा, और आया भी 15 मार्क्स में। ठीक है, अगर आप क्लास की बात करेंगे ना, मैं अपनी बात नहीं कर रहा, मैं किसी भी अच्छी क्लास की बात कर रहा हूं, तो आपको जनरली सारे क्वेश्चन क्लास के अंदर से ही दिखेंगे, कोई बाहर से दिखेगा नहीं। ज़रूरत क्या है, क्लास में आप आँख नाक कान सब खोल के रखिए, जो पढ़ाया जा रहा है उसको ढंग से पढ़ लीजिए, रिवाइज करिए, लिखने का प्रैक्टिस करिए, ठीक है, उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन बनाइए। बस इतना कर लोगे तो आपके में से क्वेश्चन नहीं छूटेंगे। एक आध दो तो बाहर से आएगा ही, उसका टेंशन नहीं लेना है। तो 15 क्वेश्चन में से अगर आप सारे अच्छे से अटेम्प्ट करते हो तो निश्चित तौर पे आपको 50 प्लस तो मिलना ही चाहिए। आई बात समझ में? ठीक, चलिए एक लास्ट क्वेश्चन, क्या विश्व अवास्तविक है? शंकराचार्य के अनुसार व्याख्या कीजिए। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को बनाने के लिए आपको शंकराचार्य के सारे दर्शन को अच्छे से समझना पड़ेगा। ठीक, क्या बोल रहा है, क्या ये विश्व पूर्णतः अवास्तविक है? अब ये सिद्धांत आप पहले पढ़िए, या इसको पहले लिख सकते हैं, ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्या ब्रह्म जीवो ना पर है। ठीक, दर्शन में क्या कहा शंकराचार्य ने कि ब्रह्म ही सत्य है, जगत मिथ्या है। उसी को पकड़ लिया उसने, क्या जगत मिथ्या, क्या ये पूरा अवास्तविक है, मिथ्या है? आपको एक चीज ध्यान रखना, यहाँ पर
मिथ्या का मतलब अवास्तविकता नहीं है। वास्तविक मतलब जिसका अस्तित्व था या जिसका अस्तित्व कभी हो सकता है या होगा या है। और ठीक है, ये है क्या, वास्तविक। अवास्तविक मतलब जो कभी नहीं था, कभी अभी नहीं है, पहले नहीं था और कभी होगा भी नहीं, वो अवास्तविक है। ठीक। मिथ्या का मतलब बीच का। ठीक है, दिख रहा है सच लेकिन पूर्णतः सच नहीं है, अभी है कल को नहीं होगा, ये क्या है, मिथ्या है। आई बात समझ में। तो यहां पर मिथ्या बताया गया है कि बताया गया, ना कि अवास्तविक। ये दोनों के बीच का है। पूर्ण सत्य, और पूर्ण सत्य क्या होगा कि पूर्ण सत्य का मतलब जो हमेशा से था, हमेशा से है, हमेशा से रहेगा। और पूर्ण सत्य अद्वैत के हिसाब से एक ही है, वो है ब्रह्म। ठीक, ये हो गया पूर्ण सत्य। तो ये जगत हमेशा के लिए था, हमेशा के लिए है, हमेशा के लिए रहेगा, ऐसा नहीं है। पहले नहीं था, आज है, कल नहीं होगा। ठीक, तो ये पूर्णतः वास्तविक नहीं है। क्या ये पूर्णतः अवास्तविक है? पूर्णतः अवास्तविक का मतलब जो कल नहीं था, आज भी नहीं है और कल भी नहीं होगा। लेकिन जगत कल नहीं था, कल नहीं है, बट आज तो है, तो इसलिए क्या है, ये पूर्ण अवास्तविक नहीं है, ये मिथ्या है। मिथ्या का मतलब कल नहीं था, आज है, कल नहीं होगा, परसों फिर हो सकता है। और ये जगत भी किसने बनाया है? अपने माया से। ठीक है, तो बेसिकली जो मैंने आपको समझाया मिथ्या के संबंध में कथन को ध्यान रखिएगा। बाकी आपको ये जो लिखना है इस तरीके से कि जगत का स्वरूप बताना है, ना ही सत्य है ना ही असत है, मतलब पूरा अस्तित्व है भी नहीं, हमेशा के लिए नहीं रहने वाला, बट अभी तो है, तो इसको सत्य मान सकते हैं। ठीक है, फिर आपको माया विचार बताना है कि माया क्या होता है और इससे जगत कैसे बना, ये बताना पड़ेगा। ठीक, इसके बाद आपको कुछ एग्जाम्पल दिया जाता है, जैसे रस्सी और सर्प का दृष्टांत है। ठीक है, कि रस्सी को आपने देखा अंधेरे में तो वो आपको सर्प दिखा, पर जैसे उस पर प्रकाश पड़ा वो क्या हो गया, रस्सी। तो मिथ्या। ठीक है, नहीं सच नहीं झूठ। जो आपको दिख रहा है वो एक्चुअल में आपने मान लिया कि वो सच है, तो रस्सी को आपने क्या मान लिया कि वो सांप है, तो आपने मान तो लिया सच है, तो जो आपने मान लिया एक्चुअल में वो सच तो है, लेकिन जब उसमें प्रकाश पड़ेगी तो आप देखोगे कि वो सच नहीं है। तो फिर जैसे अंधकार मिटा, यानी कि जैसे आपको ज्ञान हुआ, अज्ञानता गई, आपको सच पता चल गया। सेम ये कंडीशन है, जगत भी क्या है, मिथ्या है, ना ही सच ना ही झूठ। हम इसको सच मान रहे हैं, क्यों? क्योंकि हमारे ऊपर अज्ञानता है। तो जैसे अज्ञानता खत्म हो जाएगी, ये मिथ्या खत्म हो जाएगी, पता चलेगा कि जगत तो अभी के लिए है, हमेशा के लिए नहीं रहने वाला। ठीक, चलिए, और आखिर में फिर एक इसका दार्शनिक महत्व क्या हो सकता है, और अंततः एक निष्कर्ष के साथ आप इसको एंड कर सकते हैं। यहाँ पे 15 मार्क्स में तो निष्कर्ष देना कंपलसरी है, बिना उसके आगे नहीं बढ़ सकते। शुरुआत में प्रस्तावना जैसा स्वरूप और आखिर में निष्कर्ष का स्वरूप, है ना। चलिए, तो ये हो गया आपका, मतलब मैं बहुत ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं कर सकता इसको, अपने आप में ये पूरा पौन घंटे का लेक्चर है। ठीक है, तो बस फॉर्मेट आप तैयार रखिएगा, सफिशिएंट है। ठीक है, आगे इसको पढ़ाई करते रहिए, इस पर क्वेश्चन बनाते रहिए। ठीक है, इंग्लिश में भी है, आप इसको पढ़ लीजिएगा। ठीक, चलिए, तो हमने 18 क्वेश्चन जो थे, 17 और प्लस 1 18, उस पर पूरी चर्चा करी है। कोशिश किया है कि वो फॉर्मेट समझाया जाए, वो तरीका जो लिख सकते हैं वो समझाया जाए, बस बाकी आप जितना प्रैक्टिस करोगे उतना बेहतर लिख पाओगे। ठीक है, फॉर्मेट चेंज हो रहा है, क्वेश्चन अब ऐसे नहीं आ रहे हैं जैसे हमेशा आते थे, फैक्चुअल नहीं है सारे क्वेश्चन, आप देख लीजिए। तो अगर आपको एनालिसिस करना नहीं आता, अगर आपको ऑन द स्पॉट आंसर क्रिएट करना नहीं आता, तो फिर दिक्कतें फंस जाओगे। ठीक, इसलिए आंसर बनाने का प्रैक्टिस कीजिए, नए क्वेश्चन खुद से बना करके सॉल्व करने का प्रयास कीजिए, अपने टीचर्स को दिखाइए, अगर हमारे स्टूडेंट है तो हमको आके दिखाइए, बट आंसर लगातार लिखते जाइए। ठीक है, अभी समय जो चल रहा है, प्रीलिम्स दूर है बहुत, अगले साल है, तो अभी आपके पास 4 महीने का समय है, तो बहुत अच्छे से मेंस तैयार कर लीजिए। और जब प्रीलिम्स होगा उस समय आप इसको नहीं पढ़ पाओगे, और जब मेंस होगा, मेंस का जब प्रीलिम्स निकल जाएगा, तो मेंस के समय पे भी आपको बहुत इत्मीनान से पढ़ने का समय नहीं होगा, बस आप वहाँ पर रिटर्न प्रैक्टिस ही कर सकते हैं। तो इसलिए वो जो समय है मेंस का, अभी उसको यूटिलाइज़ कर लीजिए, और है ना, लगातार तैयारी करते रहिए। हम आपके साथ हैं हमेशा के लिए। तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।